बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, पाकिस्तान की एक और स्मार्ट मूव सामने आई है। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज की सिफारिश कर दी है। ये स्मार्ट मूव कैसे है, इसका फायदा क्या होगा, और दूसरा ये कि ईरान इसराइल जंग में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है, मजीद बढ़ गई है। अमरीकी वजीर खारजा ने हमारे वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ को फोन क्यों किया? क्या पाकिस्तान ईरान इसराइल जंग में अमेरिका की शमूलियत रखवाने में कामयाब हो गया है? सुप्रीम कोर्ट से जनाब दो खबरें हैं। एक तो खबर यह है कि जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा ने मखसूस नशिस्तों वाले केस में, नजरसानी का जो केस है, उसमें जो सवाल पूछा था उसने केस का रुख ही बदल दिया है। एक सवाल ने 8 जजों का वो फैसला उड़ा के रख दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा जनाब जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पीटीए को दे दी जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से एक दूसरी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की मौजें जो है ना, और सैर सपाटे जो हैं वो खत्म हो गया है, पाबंदियां लग गई हैं। वो पाबंदियां किस इख्तियार के तहत लगाई गई, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन कल का जो विलाग था उसमें दो खबरें थी। एक तो तस्दीक करनी है, और दूसरी एक खबर जो है इसके बारे में जो मैंने अर्ज किया था कि जनाब जो पेरिस एयर शो है उसमें जो तुर्किया का त्यारा है कान, तुर्की वाले जो हैं उसकी मार्केटिंग के लिए पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पे कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे नहीं, चंद एक लोगों ने जो है, ऐसे लगा मुझे कि उन्होंने शक का जार किया कि तो एवं गुड्डी बन रहे हैं। ऐसी गल कोई नहीं है भाई। नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तुर्किया का खबर सादारा है, RTE उसकी ये खबर है। उसमें वो मैंने अंडरलाइन करे दायरा मैंने लगा दिया, उसके ऊपर निशान लगा दिया मैंने, ताकि सनद रहे और जो है ये खबर जो मैंने अर्ज की थी ये पक्की समझी जाए। दूसरी खबर की तस्दीक करना है। कल मैंने अर्ज किया था कि व्हाइट हाउस की जो तर्जमान है उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये तस्लीम किया है कि ईरान जो है कभी भी एटमी सलाहियत हासिल करने के करीब नहीं था। ये मैंने अर्ज किया था। आप ही लोगों ने तो जो है वो मबजूर कराई है, बल्कि मुझे दुरुस्त किया है। तो यार तुम कि बारीकी दे नाल मामलात नजर रखते हो, डर लगता, वैसे खुशी भी होंगी है जिन्हें पढ़े लिखे लोग जिन्हें ने वो देखते ने, मैंने सुनते ने। अच्छा, अब वो खतून ने जो कहा था, खतून ने ये कहा था ईरान हैज नेवर बीन क्लोजर टू ऑब्टेनिंग ए न्यूक्लियर वेपन। अगर वो क्लोज का लफ्ज इस्तेमाल करती फिर ठीक था। इसका मतलब वही बनता है जिसकी निशानदेही आप लोगों ने की है कि जनाब जितना अब करीब है ना ईरान एटमी हथियार हासिल करने के, इससे पहले कभी नहीं था। यानी वो बहुत करीब पहुंचा हुआ है। अच्छा, ये हुआ क्या? हुआ ये कि जब ये खातून का वो चल रहा था क्लिप, तो जो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, मैंने कहा यार इसको ना जरा इसका ट्रांसक्रिप्ट देख लेना, बना देना। तो उन्होंने जनाब सब टाइटल लगा के ना, वो कहते हैं आवाज अब सही नहीं आ रही थी, तो मैंने सब टाइटल लगा के देखा था, तो वहां जनाब ये लिखा हुआ आया था, वो जो उन्होंने मुझे ट्रांसक्रिप्ट दिया उसमें लिखा होता है ईरान हैज नेवर बीन क्लोज टू ऑब्टेनिंग ए न्यूक्लियर वेपन। तो उसका मतलब वही बनता था। लेकिन ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। ये यही है, उन्होंने खतून ने यही कहा था जनाब इतना करीब कभी नहीं पहुंचा था जितना अब पहुंचा है हथियार वो बनाने के हवाले से। अब आते हैं जनाब जो मैंने अर्ज किया था कि जैसे मुसर्रत हलाली साहब के एक सवाल ने जो मखसूस नशिस्तों वाला, नजरसानी वाला जो केस है उसका रुख ही बदल दिया है, और 8 जजों का जो फैसला है जिसमें उन्होंने पीटीआई को ये नशिस्तें दे दी थी सारी, वो फैसले उड़ा के रख दिया है। अब ये मामला क्या है? ये जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा ने सलमान अकबर राजा से ये सवाल पूछा था कि जनाब ये क्या वोट का जो हक है या वोट देना जो है ये बुनियादी आईनी हक है शहरियों का? पहले दिन तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, और दूसरे दिन मुसर्रत हलाली साहब ने कहा कि जनाब बाद में ट्रोलिंग शुरू हो गई ना मुसर्रत हलाली साहबा की, मजाक उड़ाना शुरू कर, देखो जनाब जज ने भी नहीं पता। उनको इसलिए पता नहीं था इस सवाल के पीछे छुपी जो बारीकी है ना, वो सिर्फ वही जान सकता है जिसको आइन का पता हो और फंडामेंटल राइट्स का पता हो। सलमान अकबर राजा साहब ने इसीलिए इसका जवाब नहीं दिया था। तो दूसरे दिन जनाब मुसर्रत अली साहब ने कहा जनाब आपने जो है जवाब अदालत में तो दिया नहीं, देते नहीं आप लोग, बाहर फिर जाली फेक बना के अकाउंट, तो जनाब आप जवाब देना शुरू करते हैं, ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। इस तरह की उन्होंने बात की। तो अब इसमें
नुक्ता क्या छुपा हुआ, नुक्ता ये छुपा हुआ है कि जो 8 जजों ने फैसला दिया था, जो फैसला लिखा था जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने, उन्होंने कहा था जनाब ये सीटें जो हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले आए थे जनाब कि ये हमें सीटें दी जाएं और हमारी सीटों का वो करके तनासब निकाल के मखसूस नशिस्तें जो हैं वो हमें उसके हिसाब से दी जाएं। तो उन्होंने ये कहा जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलनी, औरों नहीं मिलनी है सीटें जी है ना, ये मिलनी है पीटीआई को। उनका जो फैसला है उसका जो मरकजी नुक्ता है जिसकी बुनियाद में वो पूरा फैसला खड़ा है, वो ये है कि उन्होंने जो वोट का हक है, वोट जो देना है, इसको बुनियादी आईनी हक के तौर पे लिया है कि ये फंडामेंटल राइट है शहरियों का। और वो कहते हैं जनाब क्योंकि वो पीटीआई को लोग वोट देना चाहते थे, उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया था, तो ये लोग जो है आज़ाद इलेक्शन लड़े थे और वोटर ने अपना जो हक है वो इस्तेमाल किया आज़ाद उम्मीदवारों के हक में। और वोटर के हक को ये समझते हुए कि वोटर का बुनियादी हक है, तो जनाब ये सीटें जो हैं ये पीटीआई की बनती हैं। ये पीटीआई को वोट दिया असल में उन्होंने, जो आज़ाद हैं ये पीटीआई के समझे जाएं और फिर इनका जनाब तयन करके नोटिफिकेशन करके उस तनासब से इन्हें मखसूस नशिस्तें 22 के करीब शायद मखसूस नशिस्तें बनती हैं वो दे दी जाएं। अब जो तनकीद कर रहे हैं जस्टिस साहबा पे, उनको वो अलफ बी का भी नहीं पता। अब दूसरे दिन सलमान अकरम राजा साहब कल यानी जो गुजर गई है, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि जनाब बिल्कुल जनाब ये बुनियादी हक है। तो उन्होंने जज साहब ने ये सवाल किया, तो अगर ये शहरियों का बुनियादी हक का वोट देना, तो क्या 10 साल का बच्चा जो है वो वोट दे सकता है? तो इस पे सलमान अकरम, अच्छा ये नुक्ता है असल में। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा नहीं जनाब ये तो सब्जेक्ट टू लॉ है, कानून जो कहता है उसके मुताबिक। अच्छा ये इस पे भी ट्रोलिंग शुरू हो गई जनाब, देखो जज साहब ने नहीं पता कि जनाब 18 साल की उम्र का बच्चा हो गई बंदा हो गई बालक बंदा ही वोट दे सकता। जज साहब ने एक ही सवाल करता, सलमान अकरम राजा साहब ने जो कहा कि जनाब ये जो है ना सब्जेक्ट टू लॉ है, यानी कानून के ताबे है। कानून जो कहता है कि कितनी उम्र का जो बंदा है वो वोट दे सकता है शहरी जो है। फिर वो कहते हैं कि 3 किस्म के बुनियादी हकूक होते हैं, एक वो जनाब जो शहरियों को हासिल होते हैं, शहरियत हासिल करने में मिलते हैं, दूसरे जो पैदाइशी होते हैं, और तीसरा जिनको कानून, ऐसे हकूक जिनको कानून जो है वो रेगुलेट करता है। अब ये जो मैं कह रहा हूँ ना, जो ट्रोलिंग करने वाले जिनको समझ नहीं है मामले की कि मामला हुआ क्या, ये जो पाकिस्तान के जितने भी तकरीबन जितने भी बुनियादी हकूक हैं चंद एक को छोड़ के, वो सारे कानून ही किताबें हैं। हत्ता कि जो पहला बुनियादी हक आइन में दिया गया है आर्टिकल 9 में कि जनाब किसी शख्स को जिंदगी और आज़ादी से महरूम नहीं किया जाएगा, लेकिन साथ ही उसमें लिखा हुआ है मासवाए कानून की मुताबिकत में, यानी ये कि अगर कानून इजाजत देता हो कि उसको इन दोनों चीजों से महरूम कर दिया जाए, कोई बंदा चोरी कर लेता है तो कैद हो जाता है, जो ये कहते हैं उसके तहत तो फिर बंदा कैद ही नहीं किया जा सकता शक के तहत। कानून के ताबे रहना है, किसी को सजाए मौत हो जाती है कानून के तहत, तो इस आर्टिकल के तहत तो जनाब बंदे को सजाए मौत हो ही नहीं सकती, इसीलिए उन्होंने लिख दिया है कि कानून के ताबे। इसी तरह नजरबंदी और गिरफ्तारी के इससे मुतल्लिक जो कानून है वो भी कानून के ताबे है। कानून इजाजत देता गिरफ्तार भी होता है बंदा, नजरबंद भी होता है। इसी तरह नकलो हरकत की आज़ादी का जो हक है उसमें भी कानून के तहत वो भी लग जाते हैं। 144 लाख के जनाब जल से रुक नहीं जाते। और फिर जो इज्तिमा की आज़ादी है वो भी कानून के ताबे है, इसीलिए तो उनको इजाजत नहीं मिलती। कानून इजाजत दे रहा होता है ना, ये हक है, बुनियादी हक है इज्तिमा की आज़ादी जो है, लेकिन वो जलसे जुलूसों की इजाजत नहीं दे रहे होते क्योंकि कानून मौजूद है। और फिर जो सबसे अहम जिसकी बुनियाद पे ये कहते हैं ना बल्ले के निशान वाली बात है, वो जो सियासी जमात बनाने वाला आर्टिकल है, आर्टिकल 17 अंजुमन साजी की आज़ादी जो है, वो आगाज ही इस बात से होता है उसका, जहां हम आपको दिखा रहे हैं आपके सामने, वो ये कहते हैं कि कानून की रूह से आयद करदा मकूल पाबंदियों के ताबे हर शहरी जो है उसको अंजुमन साजी का हक है। अब जो कानून है, जो इलेक्शन एक्ट है, वो ये कहता है कि जनाब जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके जो दस्तूर हैं उसमें जो मुद्दत दी गई है पार्टी के इलेक्शन करवाने की, या फिर इलेक्शन एक्ट में जो मुद्दत दी गई है, उसके अंदर जो सियासी जमात है वो अपना इलेक्शन नहीं करवाती तो उसको इलेक्शन सिंबल अलाट नहीं किया जाएगा, इंतखाबी निशान अलाट नहीं किया जाएगा। अब ये जो
हक है, ये भी कानून के ताबे है। और इसी कानून को इस्तेमाल करते हुए इनका जो बल्ले का निशान था वो अलाट नहीं किया गया था। जो वोट को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करके 8 जजों ने एक इमारत खड़ी की, वो उसकी बुनियाद जो है, ये एक सवाल ने हिला के रख दी है और ये ट्रोलिंग करते फिर रहे हैं। इनको सवाल की समझ ही नहीं आई और जैसा मैंने अर्ज किया, इनको आइन की ना बे का भी नहीं पता। सलमान अकबर राजा साहब जो है वो पहले दिन जब बच बचा कर निकलने की कोशिश कर रहे थे और एक समाअत के दौरान जस्टिस शाद बुलाल हसन साहब ने जो सवाल किया सलमान अकबर राजा साहब से कि भाई साहब आप जिसके वकील हैं वो तो फ्री की नहीं है इस केस में, तो हम तो आपको कर्टसी में शायद सुन रहे हैं, मुरव्वत में। बहरहाल चलो, और दूसरी जो बात है वो दूसरी बात यह जो मैंने अर्ज किया था कि जनाब ये सैर सपाटे जो है जजों के खत्म हो गए, अब इस पर भी तनकीद हो रही है। ये जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर ज़िया अफरीदी साहब ने एक हुक्म जारी किया है। ये कह रही जनाब वो किस इख्तियार के तहत हुक्म जारी कर दिया कि जनाब ये आप छुट्टी लेके जाएं, जज एनओसी ले बाहर जाना है तो भाई मेरे ये भी कानून पढ़ लें, वो नोटिफिकेशन ही पढ़ लें कम से कम, वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। वो जनाब ये ना जजों की जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी पेंशन, छुट्टियां और मुराद साहब के प्रेसिडेंशियल आर्डर था, ये 1997 में जारी हुआ था। इसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल आर्डर नंबर 2। आपको याद होगा पिछले साल गर्मियों की छुट्टियां हुई ना जब, तो कुछ जज साहबान जो हैं उन्होंने जनाब अदालत करने से इनकार कर दिया कि जनाब छुट्टियां हो गई हैं तो हमने तो जनाब प्लानिंग की हुई है, मुल्क से बाहर जाना है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है, तो हमने जनाब वो केस नहीं सुनने, और वो नहीं सुने उन्होंने। उन्होंने पता ही है कौन है कि नहीं हो ये 8 जज जिन्हों का मैं जिक्र किया ना शामिल नहीं लोग जड़े ने। बहरहाल वो जनाब उसके बाद अब हुआ ये है कि जनाब अब जो है जरदारी साहब ने एक प्रेसिडेंशियल आर्डर जारी किया इसी साल, उसका नाम प्रेसिडेंशियल आर्डर नंबर 1। उसमें जनाब उन्होंने ये चीफ जस्टिस को इख्तियार दे दिया है, ये छुट्टियों वाला जो मामला है ना, उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान के अंदर किसी ने छुट्टी लेनी हो, एक्स पाकिस्तान लीव लेनी हो, तो वो मंजूर भी चीफ जस्टिस करेंगे और चाहे तो रिफ्यूज कर दें। और फिर ये भी कि ना सिर्फ छुट्टी मनसूख कर सकते हैं पहले से, बल्कि ये भी कर सकते हैं जनाब अगर ने 100 किसी ने 10 छुट्टियां ली हुई हैं तो वो कटेल कर दें, कम कर दें, नहीं भी नहीं 10 नहीं 5 काफी है। दूसरा जो एसओपी जारी किए गए हैं जिनकी अगर पाबंदी नहीं करेगा ना फिर मिसकंडक्ट होगा, ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा। तो दूसरा उन्होंने ये किया है कि जनाब ये तयशुदा असूल है कि एक जज साहब जो ने ना वो पूरा वक्त यानी 24 घंटे के मुलाजम ने रियासत दे, ये नहीं कि जनाब 11 बजे जनाब तुम केस खत्म कर रहे थे घट हो गए, अपना दफ्तरी टाइम पूरा करो भाईजान। ये जनाब उन्होंने कहा जनाब ये जो उसमें जो छुट्टियां हैं वो वाली छुट्टी जो लीव जिसको कहते हैं 1-2 दिन दी, वो वाली छुट्टियां, और जो वेकेशन होते हैं जैसे गर्मियों में छुट्टियां हो गई हैं और तातीलात जिन्होंने कहते हैं, और फिर हॉलीडेज, ये भी उसमें शामिल है कि जनाब अगर चाहा जावे ना रियासत चाहे तो भाई जी ने छुट्टियां में भी काम करना पड़ेगा, तो उसी को जुज़वक्ती मुलाजम नहीं होंगे। और फिर दूसरा उन्होंने जो एसओपी जारी किए हैं उनमें ये कहा है कि जनाब वो मुफादियामा में इस्तेमाल करेंगे चीफ जस्टिस साहब। इन एसओपीज के तहत जो जज है ना सुप्रीम कोर्ट के, वो पेश की छुट्टी मंजूर करवाएंगे। पहले नहीं होता था ऐसे, पहले ये होता था कि जनाब इंटीमेट करते थे, सिर्फ इतला देते थे, नहीं आना जी आज, बस ये छुट्टी थी। अब कहा जनाब नहीं, पहले मंजूरी लो, और वो जज साहब जो हैं चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो मकूल वजूहात की बुनियाद पे अगर वो दरखास्त सामने है तो फिर जो है वो छुट्टी मंजूर करेंगे। यानी ये भी हो सकता है ना, कहने यार तो कड़ी कल तो छुट्टी मांग रहे हैं की होया तेनों, नहीं काम करो, ये भी हो सकता है। और फिर अगर किसी ने बैरून पाकिस्तान जाना हो, एक्स पाकिस्तान लीव पे हो, तो एनओसी भी लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। एक और जो इनकी मौजें लगी हुई थी कि जनाब ये वो वजारत खारजा जो उसको जनाब खत लिखते थे, जनाब असं जा रहे हैं सारा प्रोटोकॉल लगवा दो। अब ये हो गया है कि जनाब सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रोटोकॉल मिलेगा, वजारत खारजा बाहर लेके देगी जो सरकारी दौरे पे जा रहे होंगे, और जनाब इसके लिए भी चीफ जस्टिस की मंजूरी जरूरी है। और फिर ये कि जनाब जज साहबान जो छुट्टी लेके गायब हो जाते थे, जैसे राणा भगवान दास साहब इंडिया में चल गए, पाकिस्तान में रोड़ा पड़ा हुआ, वो लब नहीं कितने गए उन्हें। अब ये लाजम कर दिया गया है कि जज साहबान जो है ना
वो छुट्टियों पे जहाँ जाएंगे उसका पता और राब्ते की तफसीलात जो है वो फराहम करेंगे। जनाब ये नहीं है कि जनाब को कोने जाकर छुप जाए, ना 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 ना, क्योंकि किसी वेले भी जरूरत पे आ सकते हैं। फुल टाइम मुलाजम है कहने तो जनाब किसी वेले लोड पे आ सकती है, तो पता होना चाहिए जज साहब कितने ने क्या हो। अब आते हैं उन मौजूद की तरह जो इब्तदाई हमें जिनका मैंने जिक्र किया था। मैंने जब अर्ज किया था जनाब कि जो वजीर खारजा हैं अमरीका के, उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ को फ़ोन क्यों किया है, ये मार्को रूबियो ने। ये जनाब जो प्रेस जारी हुई है, जो बयान जारी हुआ, तो यही है कि जनाब कि पाकिस्तान ने कहा है कि मशरक़ वस्ता में अमन के लिए, यानी ईरान इसराइल जंग वगैरह जो लगी हुई और गाजा में जो काम हो रहा है, पाकिस्तान अपना किरदार जो है वो अदा करने के लिए तैयार है। और मकबूजा कश्मीर वाले मामले में बात हुई है जनाब, जो ज़ाहिर जंग बंदी हुई थी तो कश्मीर वाला जो इशू है उस पर भी कहा था मुज़ाकरात करेंगे, बस इंताज माहदे वाली बात भी हुई है। फिर जो दहशत गर्दी का मामला है, हम कह रहे हैं ना वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवा रहा है भारत, और भारत कह रहे हैं ना पाकिस्तान दहशत गर्दी करवा रहा है, पहलगाम वाला जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन टाइप था, ये बात नहीं है। लेकिन एक इसमें जो मिसिंग है, मिसिंग ये है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हो रहा। ये जो जिनेवा में कल मुज़ाकरात होने थे जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा के साथ, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उनका जनाब नहीं, पहले इसराइल जो है ये हमले बंद करे, फिर उसके बाद जो है वो मुज़ाकरात जोहरी मामलात पे तब मुज़ाकरात होंगे, जंगबंदी पे शायद हो सकते हैं। अब पता ये चला है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म से कहा है कि ईरान को आमादा किया है इस बात पे कि वो जो यूरोपीय ममालिक के वज़ीर ख़ारजा उनके साथ बात करना चाहते हैं जोहरी मामलात के ऊपर, तो वो मुज़ाकरात की टेबल पे आए। एक बात होगी सर समझ रहे हो कि शायद मैं पाकिस्तान की अहमी गुड्डी बनने जाना, और सर तुम अंदाजा लगाओ पाकिस्तान की अहमियत का कि वज़ीर ख़ारजा खुद फोन कर रहे ने अमरीका दे, कई साल राबते नहीं होंगे इन्हों के आपस हुण जनाब वो खुद फोन कर रहे हैं, साडा फोन नहीं सुनते सी, साडे नाल रिक्वेस्टां पईयां रहिंदियां सी, बारी आवेगी तो सुनांगे जनाब। अब जो है वो कह रहे हैं जनाब ईरान जो है उनको ले आओ यार मुज़ाकरात दी टेबल ते, कोई मामला हल होण सिद्धे होण, ट्रंप साहब ये चाहते ने लड़ाई ना वधे और सानू शामिल ना होना पवे वगैरह वगैरह। और दूसरा ये कि जो ईरान है वो मुसलसल चपेड़े मार रहा है। जो कल उन्होंने जो 17वां स्पेल है मिसाइल फेंकने का, वो जनाब शुरू कर दिया हुआ है और उनकी तरफ से हो रहा है, लेकिन जो ईरान के हमले हैं उनमें शिद्दत ज़्यादा है, चीखें निकली हुई हैं इसराइलियों की। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी अहम खबर है इसमें कि जो ईरान ने धमकी दी थी जनाब अगर अमेरिका ने गड़बड़ की तो जनाब हम उसके अड्डे उड़ा देंगे, तो अब जनाब जो कतर एयरबेस पे इनके जो तैयारे शारे जंगी तैयारे खड़े होते ना अमेरिका के, वो उन्होंने हटा लिए हैं। और सिंध तासमाहदे वाली जो बात है, बिलावल साहब आए हैं बाहर से, तो उन्होंने कहा है, वज़ीर आज़म ने मार्को रूबियो से कहा है कि जनाब वो सिंध तासमाहदे वाली गल भी तुसीं कीती सी, तो जनाब बिलावल ने ये कहा है जनाब वो वही बात है जो हमारे आर्मी चीफ ने अमेरिका न्यूयॉर्क में जो पाकिस्तानी उनसे बात करते हुए की थी। उन्होंने कहा जनाब सिंध तास अगर नहीं मानेगा ना सिंध तासमाहदे को भारत, तो पाकिस्तान एक और जंग करेगा। और फिर वो कहते हैं 6 के 6 दरिया हमारे होंगे। और दूसरी जो स्मार्ट मूव वाली बात है ना जनाब, डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान एक में खोए पे हैं। ट्रंप साहब ने जनाब वहाँ अमेरिका में ये कहा कि जनाब देखो मैं 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग बंद करवाई, पाकिस्तान और भारत के दरमियान। वो तो मुसलसल क्रेडिट ले जा रहे ने दा इंडिया वाले जड़े ने चिकन निकल रही उन्होंने ये ना, तो उन्होंने कहा जनाब मुझे ना नोबल प्राइज मिलना चाहिए, एक बात की उन्होंने। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा ना नोबल प्राइज जो है ना वो मुझे देंगे नहीं, क्योंकि वो लिबरल्स को मिलता है। और ये ट्रंप साहब कहते हैं मैं लिबरल्स में नहीं हूँ। वो आपको याद है ना इन्होंने इलेक्शन में ये बात की थी इन्होंने कि वो जो हम जिस परस्त आपस में शादियां शुदियां कर लेते हैं, वो कहते हैं ये मैंने इजाजत कोई नहीं देनी इसकी। इस किस्म के लिबरल्स को वो कहते हैं जनाब। मतलब उनका ये है कि उनको जनाब ये नोबल प्राइज मिलता है, मेरे जैसे बंदों को नहीं मिलता। ट्रंप साहब कहते हैं मैं तो इब्राहिम पसंद हूँ कि इराक पर हमले के भी मैं खिलाफ था। फिर वो कहते हैं जनाब ईरान पर हमला करने के हवाले से, जो उसमें शामिल होने के हवाले से मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। इसमें वो कहते हैं कम से कम ना 2 हफ्ते लगेंगे फैसला होने में। और फिर वो कहते हैं हम तो ईरान से बात करना चाहते हैं, देखें क्या नतीजा निकलता है।
एक और जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा ईरान जो है वो हमारे साथ बात करने के लिए तैयार है, लेकिन यूरोपीय ममालिक के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं। यार वो सदर है, किसी बुनियाद पे वो बात कर रहे होंगे ना, अगर वो बात कर रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं जनाब कि इसराइल में तो इतनी सलाहियत है ही नहीं, जो मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ कि जनाब उनकी एटमी सलाहियत जो है वो खत्म कर सके। वो उन्होंने कहा है एटमी सलाहियत खत्म करने को, तो इसराइल में वो कहते नहीं सख्त नहीं है वो। बहरहाल इस तरह की उन्होंने बातें की हैं गोलमोल सी, कुछ अमन की बातें, और फिर ये कहा कि जनाब मैंने नोबल नाम दो। अच्छा उन्होंने उधर क्या, उधर अच्छा इकमिकली गल, ये पहले से ही अंडरस्टैंडिंग मुझे लग रही है, क्योंकि वो कल के भी लाग में मैंने अर्ज किया था कि जनाब ये जो हमारे आर्मी चीफ है उन्होंने कहा उन्हें कि जनाब आप जो है ये दुनिया में अमन के लिए काम करें, जो आपकी शख्सियत है, कद काठ है, तो आप तो हीरो बन सकते हैं। तो उस पे ये एक फिक्रा मिस हो गया था, तो इस पे वो मुस्कुराए थे डोनाल्ड ट्रंप साहब खबर के मुताबिक, और उनका अच्छा मैं देखता हूँ। और देखना कि उन्होंने एक दिन पहले कह रहे थे जनाब शामिल हो जाना, ईरान सीधा हो जाए, तो हूँ कह रहे हैं जनाब हले पता नहीं शामिल होना या नहीं होना, अगर होना है तो जनाब मैंने कम से कम फैसला करने में 2 हफ्ते लगेंगे। ये बड़ा अजीब सा एक सिनेरियो जो ना बन रहा है। और फिर वो जो यूएन का सलामती कौंसिल का इजलास हुआ है, उसमें भी अब जंगबंदी की बातें हो रही है। बहरहाल ये पाकिस्तान ने जो 2026 का नोबल इनाम है ना, उसके लिए जनाब ये सिफारिश किया, रिकमेंड कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब को। और उन्होंने ये कहा जनाब एक तो जो खत लिखा है ना, उसमें कहा हम एतराफ़ ये कर रहे हैं कि क्यों इनको नोबल प्राइज़ दिया जाए 2026 में जो आना है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत ने जब बिला इश्तियाल बगैर किसी वजह के जाहिरात की पाकिस्तान के खिलाफ, जिधर से जवाब दिता, वो कहते हैं इंसानी जानों का ज़ियां हो रहा था, दोनों मुल्क जो है वो एटमी ताकतें हैं। तो इस मौका पे वो कहते हैं कि जनाब जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उन्होंने इस्लामाबाद और नई दिल्ली को एंगेज किया, और जनाब उन्होंने स्ट्रेटेजिक दूरंदेशी और शानदार हिकमत अमली से जंगबंदी को यकीनी बनाया, और 2 जोहरी रियासतों के दरमियान जो है वो बड़े तनाज़े को टाल दिया। और दूसरा वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जम्मू और कश्मीर वाला जो मसला है उसको हल करने के लिए मदद की पेशकश की है ट्रंप साहब ने, ये भी अमन की एक कोशिश है, और उसकी वो कहते हैं हम तारीफ करते हैं, तारीफ करनी बनती भी है। और वो कहते हैं जनाब ये मसला जो है ये इलाकाई अदम इस्तेकाम का बाइस बन रहा है, कश्मीर वाला है। और वो कहते हैं जनाब सलामती कौंसिल की करारदादें भी मौजूद हैं। पाकिस्तान ने यह भी सिफारिश की है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ये 2025 में हालिया जो बहरान है, इस दौरान ट्रंप साहब की जो क्यादत है वाज़े तौर पर अमली सवारतकारी जनाब कमाल किया उन्होंने, और अमन के लिए मौसर इकदाम के लिए, और फिर जनाब मुख्तलिफ कोशिशें और इलाक़ाई अमन जो है, आलमी इस्तेहकाम, ये सारी चीज़ें इस किरदार को जनाब वो पाकिस्तान जो है वो सराहता है। और मशरिक़ वस्ता में जो बहरान है, जारी बहरानों के तनाज़र में, और गज़ा में जो कुछ हो रहा है, और इस इंसानी अलमिये और ईरान की बिगड़ती हुई कशीदगी में जो एक मुस्बत किरदार, अमन का किरदार अदा कर रहे हैं जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो इसलिए ज़रूरी है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं इनको नोबल प्राइज़ दिया जाए। अब ये जो वो भी कह रहे हैं मुझे नोबल प्राइज़ दो, और पाकिस्तान भी कह रहे हैं इनको नोबल प्राइज़ दो। अब जो बंदा जिसको ये कहा जाए जनाब आप अमन के लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, दुनिया भर में अमन के सफीर हैं, और आपके पास इख्तियार भी है, कुव्वत भी है, आप अमन कायम कर सकते हैं, तो क्या वो बंदा जो है वो गज़ा में अमन के लिए कोशिश नहीं करेगा? अगर वो कहता है कि मुझे नोबल प्राइज़ का, खुद को मुस्तहिक कहता है, और जो ईरान इसराइल जंग है इसमें बंद करवाने के लिए, जंग बंदी के लिए मुदाखलत नहीं करेगा, ये है स्मार्ट मूव। कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अखलाकी तौर पे, वैसे लोग कहते हैं अखलाकियात दा मामला दी हिंदी हो जाते हैं, लेकिन वो ट्रंप साहब जो है वो अखलाकी तौर पे पाबंद हो गए हैं इस बात को। एक तो अपनी ख्वाहिश, दूसरा उनकी सिफारिश कर दी गई है। और ट्रंप साहब कह रहे हैं मुझे अमन का नोबल प्राइज़ दिया जाए, ये 2020 में भी इनकी सिफारिश की थी नॉर्वे के एक सियासतदान ने। उन्होंने कहा था ना यूएई और इसराइल के दरमियान जो है वो रवाबत कायम करवाए हैं, सफारती तल्कात यार हो गए थे, यूएई ने तस्लीम कर लिया इसराइल को, तो उन्होंने कहा जब इनको ये नोबल प्राइज़ के मुस्तहिक है, इनको नोबल प्राइज़ दिया जाए। अब पाकिस्तान ने कर दिया सिफारिश, और अगर नामजदगी कर देता है वो बंदा 3000 में से जिसको नामजदगी का इख्तियार दिया जाता है, सिफारिश का इख्तियार दिया जाता है, या फिर नॉर्वेजियन की कुछ कमेटियां हैं नॉर्वे की,
उनके पास इख्तियार है, नॉर्वे के कुछ सियासतदानों के पास, पार्लियामेंटेरियन के पास इख्तियार है। तो ये खारिज मुमकान नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा कर जाते हैं आलमी अमन के लिए, ये खारिज मुमकान नहीं है, मजाक नहीं मैं कर रहा कि जनाब ये नोबेल प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब मुस्तक ठहराए जाए। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नई इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।